जगेश चंद्र। ढ्योड़े बदन के कारण सामान्य कद भी बौना लगता है। रंग तनिक सावला, पहनावा धोती और सिल्क का कुर्ता। संभाले हुए भी चाल की लड़खड़ाहट से प्रकट था कि वह किस प्रकार की पूजा कर रहा था। चेहरे पर राजनीतिज्ञ जैसी व्यावसायिक मुस्कान। आप श्री जगेश चंद्र, लतिका ने कहा। जगन और बंदूक सिंह उठे और वह दोनों से इस प्रकार गले मिला मानो बहुत पुरानी पहचान हो। क्षमा कीजिएगा, मैं, बंदूक सिंह ने सहज ढंग से उसकी बात काटते हुए कहा। क्षमा हरगिज़ नहीं करेंगे। यानी खूब है आप। भगवान की पूजा का चरणामृत तो स्वयं ही पीते रहे और हमें सिर्फ शरबत दिखाकर टरका दिया। क्षण मात्र के लिए वह चौंका, परंतु दूसरे ही क्षण सफल अभिनेता की भांति ठहाका लगाकर हंसा और बंदूक सिंह को पुनः गले से लगाकर बोला, चरणामृत की क्या बात है भाई, जान हाजिर है। मेरा अपराध नंबर 1 नोट करो। जिसे एक दफ़ा दोस्त कह दिया फिर उसके लिए हमेशा जान हथेली पर रहती है। बैठिए। जगन और बंदूक सिंह सोफे पर बैठे थे। उसने एक स्टूल खींच लिया और उस पर ठीक उन दोनों के सामने बैठ गया। लतिका ठीक उसके पीछे खड़ी थी। जगन बोला, आप तो जानते ही है कि हमने आपको क्यों कष्ट दिया है। कष्ट कैसा? मुझे ऐसे आदमी बहुत पसंद है जो कर्तव्य परायण होते हैं। आप लोग कहाँ ठहरे हैं? होटल में। कृपया यहाँ इस कोठी में आकर ठहरिए, मुझे सुविधा रहेगी। सुविधा? जी हाँ, अजीब सन की लोग हैं ज़माने में। कोठी के आसपास हर वक्त सीआईडी के लोग घूमते रहते हैं। मुझे लट्टू बनाकर यार लोग घुमाए जा रहे हैं। मेरी अपनी कोठी है इस शहर में, फिर भी मुझे इसी कोठी में रहने के लिए विवश किया जा रहा है। क्यों? है ना भ्रष्टाचार। जब मैं मंत्री नहीं हूँ तो क्यों सरकारी कोठी में रहूँ? आप लोग यहाँ ठहरेंगे तो सीआईडी वालों का उत्पात तो बंद हो जाएगा। मुझे मंत्री पद की इच्छा नहीं है, कभी इच्छा रही भी नहीं। यार लोगों ने मंत्री बनाकर कैसी दिल्लगी की है, सो आप लोगों को जानकारी होगी ही। तो आप लोग आकर यही ठहर रहे हैं ना? जी फिलहाल नहीं, अलबत्ता अगर सीआईडी आदि की कोई जाति होगी तो उसे खत्म करा दिया जाएगा। धन्यवाद। जगन ने फाइल खोलते हुए पूछा, क्या आप ये बताने की कृपा करेंगे कि कावेरी ने ये सब झंझट क्यों किया? मेरा अपराध नंबर 2 नोट कीजिए। यह कि किसी गरीब को देखकर मुझे दया आ जाती है। ये तो अच्छा और भला गुण है। कभी तो होता होगा। आज के घोर कलयुग में ऐसा सोचना भी अपराध है। कावेरी की ही बात लो, सचमुच मैंने अपराध किया है। चुनाव में उन दोनों पति पत्नी को गरीब देखकर, बेरोजगार देखकर दया आ गई। मैं अपराध स्वीकार करता हूँ। अपराध नंबर 3 नोट कीजिए। मैंने उन दोनों को सिंचाई विभाग में पद का दुरुपयोग करके नौकरी दिलाई और सिर्फ इसलिए कि दोनों में से एक का वेतन मकान किराए में ही निकल जाएगा, यही कोठी में क्वार्टर दिया और यही काम भी दिया। परंतु ये तो ऐसा कारण नहीं है जिसके कारण नौकरी की चिंता किए बिना कोई आपके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराए। इसका कारण था लालच। एक बार मेरी पत्नी मायके जा रही थी, साथ में छोटा बच्चा भी था। सोचा कावेरी साथ जाएगी तो बच्चे को संभाल सकेगी, परंतु उसने एक चाल चली। कहा, आपके यहाँ की बात और है, परंतु आपकी ससुराल मुझे इस हालत में जाने में शर्म आएगी। मेरे पास एक भी तो जेवर नहीं है। अपराध नंबर 4 नोट करो। फिर दया आ गई और मैंने उसे कुछ जेवर दिला दिए। वैसे भी गरीबों को मैं कुछ देता ही रहता हूँ। मेरी 4 तेल मिले हैं, 2 तो विक्रमपुरी में ही है। जाकर मिलों के कर्मचारियों से पूछो, घाटा हो या नफ़ा परवाह नहीं, दिवाली पर कर्मचारियों को बोनस ज़रूर देता हूँ। परंतु मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आ रहा हूँ मेरे प्यारे मित्र, मैं जवाब की मंजिल पर पहुँच रहा हूँ। सही फैसला नंबर 1। नहीं, आप तो अपराध खोजने आए हैं, सही फैसला नोट नहीं कराऊंगा। उसने और जेवरों की मांग की। मैंने कहा, ज़्यादा लालच ठीक नहीं होता। सहायता करने के लिए विक्रमपुरी में तुम दोनों ही गरीब नहीं हो, और भी है, तो इतनी सी बात थी जिसका पतंगड़ बना दिया। आदमी कहीं जा छुपा और औरत से एक के बाद एक तीर चलवाने शुरू कर दिए। आश्चर्य की बात है, वह उल्लू बना रही है और यार लोग उल्लू बन रहे हैं। ये दल जिसका मैं मेंबर था,
पूरे प्रांत में मेरे ही कारण है, परंतु मेनकी को भी जुकाम हुआ। पट्टों ने मेरा पद और पार्टी सदस्यता गड़बड़ कर दी। कहा, पहले निर्दोष होने का प्रमाण दीजिए। और मुख्यमंत्री वो बुढ़ा कहा करता था कि तू मेरा नौवा बेटा है। समझे आप, साले ने फौज बना रखी है, पूरी 1 दर्जन औलादे हैं उसकी। 8 लड़के और 4 लड़कियां। इस्तीफा मांग लिया। आप ही कहिए कि मेरा क्या बिगड़ गया। राजनीति के कारण मिलों की देखभाल नहीं होती, घाटा होने लगता है। संभालो भाई अपना मंत्री पद, मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा। परंतु ऐसे लुच्चे लोग हैं कि क्या कहूँ, यानी कि मुझे मेरे कारोबार की भी देखभाल नहीं करने दे रहे। कोठी से बाहर निकलता हूँ तो चारों ओर से चील कौवे से झपट पड़ते हैं। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। वो सब ठीक हो जाएगा, आपका मुझ पर एहसान होगा। एहसान की क्या बात है, ये तो हमारा कर्तव्य है। यही बड़ी बात है, आज के ज़माने में कौन कर्तव्य को समझता है। अच्छा जगेश चंद्र जी, बात सिर्फ इतनी ही है। जी हाँ, न तोला घट न माशा बढ़। जगन ने दृष्टि उठाकर लतिका की ओर देखा। वो जगेश चंद्र के पीछे मुस्कुराई। जगन बोला, लतिका जी से क्षमा चाहते हुए ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। कावेरी का कहना है कि उसके और आपके बीच शारीरिक संबंध है ना तमाशा। उसकी बात विधानसभा तक जा पहुँची और मुझसे किसी ने सफाई भी नहीं मांगी। आप पहले व्यक्ति हैं जो सच्चाई की तह तक पहुँचना चाहते हैं। कृपया सच्चाई बताइए। अपराध नंबर 4 नोट कीजिए, ये कि मैं सिद्धांतवादी आदमी हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ में महिला वर्ष मनाने का जब निश्चय हुआ तभी मैंने ये बात सिद्धांत रूप में मान ली कि महिलाओं की स्थिति तभी सुधर सकती है जबकि उन्हें अधिक से अधिक नौकरी तथा दूसरे अवसर मिले। चाहे जो हो जाए, सिद्धांत नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब यह है कि आरोप झूठा है, 101% झूठा है। आपने कावेरी को देखा है? जी। अगर आप देखना पसंद करें तो अपनी पत्नी को बुलाऊं? जी नहीं, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। एकदम दूधिया रंग है मेरी पत्नी का, ये बात है नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा ही होगा कि कावेरी काली है। भला मैं नंबर 3, जो ख़ास बात है वो ये कि रामायण मेरा प्रिय ग्रंथ है और मैं अपना आदर्श श्री राम को मानता हूँ। सचमुच बड़े ऊंचे विचार हैं आपके। परंतु प्रिय मित्र, ऊंचे विचार वालों की ही आज के ज़माने में बिना पैसे हजामत होती है। मैं उदाहरण हूँ। अच्छा, बाबू सिंह के बारे में आपका कोई अनुमान है? अब प्रिय मित्र क्या कहूँ, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि त्रिया चरित्र जाने न कोय, खसम मारकर सती होए। धन्यवाद। फाइल बंद करके जगन उठा, साथ ही बंदूक सिंह भी उठा। जगेश चंद्र भी उठा। तनिक आश्चर्य से पूछा, यानी आप लोग जा रहे हैं? जी, परंतु आपको फिर कष्ट देंगे। जी, मैं तो चाहता हूँ कि आप यही का आतिथ्य स्वीकार करें। ऐसा अवसर पाकर हमें खुशी होगी, परंतु अभी तो जाना है ना? जी, जा रहे हैं। निश्चय ही कोई ज़रूरी काम होगा, परंतु वो काम 1 घंटे बाद भी तो हो सकता है। मेरा मतलब है चरणामृत उधार रहा, छोड़ेंगे नहीं। कब? बस ज़रा मामले का ऊँट किसी करवट बैठ जाए। आपको सचमुच कष्ट दिया, कृपया हृदय से क्षमा कर दीजिएगा। नमस्कार। अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। लतिका? जी। साहब लोगों को बाहर तक विदा करके आओ। जगन अथवा बंदूक सिंह ने आपत्ति नहीं की और विदा के समय लतिका ने अपना हाथ बढ़ा दिया, मक्खन जैसा मुलायम हाथ। नाम था फिदा हुसैन, परंतु कहलाते थे इंस्पेक्टर फद्दे मियाँ। पता लगा था कि खुफिया पुलिस के इंस्पेक्टर फद्दे मियाँ ही जगेश चंद्र की कोठी पर तैनात खुफिया पुलिस इंचार्ज थे। बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए बंदूक सिंह खुफिया पुलिस के कार्यालय में कह आया था। उनसे मिलना ज़रूरी है, जहाँ भी वो मिलना पसंद करे। बंदूक सिंह होटल का पता और फ़ोन नंबर कार्यालय में छोड़ आया था। इसके बाद दोनों का आज का कार्यक्रम समाप्त हो गया था। यूँ दिन में तो अच्छी खासी गर्मी थी, परंतु सांझ के बाद हल्की बूंदाबांदी आरंभ हो गई थी। तेज़ पूर्वा हवा चलने लगी थी और मौसम पर मुग्ध होकर जगन और बंदूक सिंह विस्की की एक बोतल समाप्त कर चुके थे।
दोनों कमरे के रेलिंग में बैठे थे। यूं रेलिंग के ऊपर का भाग रेलिंग के आकार की छत से पटा था। फिर भी हवा के झोंकों के साथ कभी कभी बूंदों की बौछार सी आती थी और वातावरण को गीला बना जाती थी। और तब जबकि पीने का कार्यक्रम समाप्त हुआ था, दरवाजे की घंटी बजी। उठता हुआ बंदूक सिंह बोला, वेटर तो अच्छा खासा था, इतनी जल्दी उसे तो कोई बीमारी ही नहीं हो सकती। यकीनन दरवाजे पर फद्दे मियाँ हैं। खबरदार, इंस्पेक्टर फिदा हुसैन बोलो, याद रखो पुराने चावल है, हमें मसूर की दाल बनाकर उसमें कुतिया के पिल्ले बना बनाकर छोड़ दे सकते हैं। कहावत सुनी नहीं, मसूर की दाल में कुतिया के पिल्ले। जगन की बात का बंदूक सिंह ने उत्तर नहीं दिया। वह उठा और दरवाज़ा खोल दिया और दरवाजे पर 50 से ऊपर की उम्र वाले एक व्यक्ति थे। खादी का परिधान, चूड़ीदार पजामा कुर्ता और सिर पर गांधी टोपी। झुककर आदाब बजाया बंदूक सिंह ने। कहा, आदाब बजा जाता हूँ चचा मियाँ, खुश आमदीद। आगंतुक ने तनिक चकित होकर कहा, आदाब तो खैर हुआ, परंतु मैं चचा मियाँ नहीं, फिद्दे मियाँ हूँ। मौलवी ने नाम रखा था फिदा हुसैन। माई बाप लाड़ से रहते थे फिद्दे मियाँ। स्कूल के रजिस्टर में फिदा हुसैन, लेकिन लड़कों में फिद्दे। फिद्दे ने पीछा नहीं छोड़ा। अलबत्ता कॉलेज के रजिस्टर में फिदा हुसैन और लड़कों में फिद्दे से हो गया फिद्दे मियाँ। नौकरी के रजिस्टर में आइडेंटिटी कार्ड पर फिदा हुसैन, लेकिन मातहत सिपाही भी कहते हैं फिद्दे मियाँ। चचा मियाँ तो मुझे कभी मेरे सगे भतीजों ने भी नहीं कहा। हम तो चचा मियाँ ही कहेंगे। अगर कोई कानून है तो रोक दीजिए। कानून भी है और रोक भी सकता हूँ, लेकिन आप ठहरे परदेसी, दूर दिल्ली से यहाँ आए हैं, वैसा कुछ झंझट नहीं करूँगा। हुक्म पाया और हुक्म बजाने चला आया। शुक्रिया, आइए तशरीफ़ लाइए, मेरा नाम बंदूक सिंह है। दरवाज़ा बंद करके वह उन्हें जगन के निकट लाया। जगन ने भी उठकर आदाब बजाया। बंदूक सिंह ने परिचय कराया। आप है मेरे अफसर मिस्टर जगन और आप है खुफिया पुलिस के इंस्पेक्टर फ़िदा हुसैन साहब, लेकिन हम लोगों के चचा मियाँ। बैठिए चचा मियाँ, फरमाइए किस किस्म की खातिरदारी पसंद करेंगे। बैठते हुए उन्होंने कहा, चचा मियाँ बाद में, खातिरदारी बाद में, पहले मतलब की बात। शुरू करता हूँ, इरशाद फरमाइए। लानत है हम लोगों के पेशे पर, ऐसे खुशगवार मौसम में भी काम की बातें करनी पड़ती है। खुदा के इंसाफ पर किसी का क्या बस। असल है कि शक्कर खोरे को शक्कर और मूंजी को टक्कर। इंशाअल्लाह खाली बोतल कह रही है कि उसमें जो माल था वह शक्कर के शीरे से बना, यानी यकीनन आपकी किस्मत शक्कर खोर है। मुबारक। शुक्रिया। तो हुजूर चचा मियाँ, ये फरमाइए कि आपकी और आपके स्टाफ की निगरानी का नतीजा क्या है। मियाँ, एक नतीजा हो तो कहे। सुना है हिस्ट्री में एक हुए हैं लखनऊ के नवाब वाजिद अली और मौजूदा नवाब वाजिद अली है जगेश चंद्र जी। पहला नतीजा, कोठी में इधर उधर से जो बेगमें आती जाती थी उनका आना जाना बंद किया गया। उन सभी के नाम पते नोट कर लिए हैं ना। लाहौल बिला मियाँ, नाम पते नोट करके क्या उन चुड़ैलों की पेंशन बनवानी थी? वो चुड़ैले आपकी और हमारी पेंशन बनवाने में मददगार होती। खैर, दूसरा नतीजा, बाबू सिंह की दम घोट कर यानी गला दबाकर हत्या की गई। ऐसा? यकीनन ऐसा। फिर उस कोठी में ही उसे दफन कर दिया गया। ओह, जहाँ दफन किया गया वहाँ आम का खासा बड़ा पौधा ला कर लगा दिया गया। ऐसा? किस्मत को क्या कहा जाए, किस्मत मूंजी को टक्कर है। अफसरों ने कहा कि मैं खुदाई कराकर लाश बरामद करा देने का हकदार नहीं हूँ। ये काम केंद्रीय खुफिया विभाग वाले आकर करेंगे। चचा मियाँ, फरमाइए, आपको यकीन है कि बाबू सिंह की लाश जहाँ आप बता रहे हैं वही दफन है? 101%। जाइए लाश बरामद कर लीजिए। लेकिन अफसर लोग, जब आप लाश बरामद कर लेंगे तो कोई नहीं कह सकता कि आपने कुछ गलत किया, और आपका नाम होगा कि आपने, आपके स्टाफ ने ये तारीफ़ के काबिल काम किया। मुझे फिद्दे मियाँ कहते हैं। हम आपको चचा मियाँ कहते हैं, लेकिन फिद्दे मियाँ वैसा सिलबट्टा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। सभी जानते हैं कि आप लोग यहाँ आ चुके हैं। विधानसभा के स्पीकर, मुख्यमंत्री चंद्रकांत, जगेश चंद्र, सभी।
मैं आपको लिख कर दिए देता हूँ। क्या? ये कि हम अपना काम कल से शुरू करेंगे। आज के किसी काम के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। बंदूक सिंह, कागज़ पर यह लिखकर चचा मियाँ को दे दो, मैं भी दस्तखत कर दूंगा। कुछ कर दिखाया तो हमें खुशी होगी कि चचा डीएसपी पद से रिटायर हुए। फिद्दे मियाँ चौंके। ज़रा रुकिए, इसका मतलब है कि आपको यकीन नहीं है कि बाबू सिंह की हत्या हुई? हत्या हो सकती है, तो आपको ये यकीन नहीं है कि लाश कोठी में दफनाई गई है? बेशक यकीन नहीं है। आम का पौधा, हर आम के पौधे के नीचे लाश दफन नहीं हुआ करती। फिद्दे मियाँ चकित से कभी बंदूक सिंह की ओर देख रहे थे और कभी जगन की ओर। तनिक दबे से स्वर में वो बोले, हालांकि मुझे 101% यकीन है, लेकिन तौबा। उन्होंने अपने दोनों कानों को हाथ लगाया। इस उम्र में जुआ नहीं खेलूँगा। 1 साल बाद रिटायर होने वाला हूँ। घर में 2 बीवियाँ हैं, अभी 3 नाबालिग बच्चे हैं। डीएसपी रैंक की पेंशन का ख्वाब देखते देखते कहीं इंस्पेक्टर वाली पेंशन से ही हाथ धो बैठूं। आप लोग हुक्म दीजिए कि क्या करना है। ये पहली बात आपने चचा मियाँ जैसी कही है। हाँ, ज़माना भतीजों का है। ज़माना हमेशा खुदा के इंसाफ का रहा है और रहेगा। कल से आप जगेश चंद्र की कोठी पर सचमुच खुफिया पुलिस के ढंग से नज़र रखेंगे। यानी अब तक आपने बिना वर्दी की पुलिस जैसी निगरानी रखी है। खुफिया पुलिस किसी आने जाने वाले या वाली को रोकती नहीं, सिर्फ नोट करती है। खुफिया पुलिस किसी का गट्टा नहीं पकड़ती, जब पकड़ती है गर्दन पकड़ती है। सुभान अल्लाह। बेशक मियाँ, कभी सोचा भी नहीं था कि दिल्ली से भतीजे लोग आकर 2 लफ्ज़ों में खुफिया पुलिस का महकमा ए खासियत समझा देंगे। शुक्रिया चचा। बंदूक सिंह जी, चचा मियाँ अब सिर्फ चचा मियाँ हैं। बेशक चचा मियाँ पर कुर्बान हो जाने को जी चाहता है। कुर्बान बाद में होना, पहले चचा मियाँ की खातिरदारी करो। बोलिए चचा मियाँ, क्या पेश करूँ? बियर, विस्की, ब्रांडी, जिन, जो भतीजे लोगों को पसंद हो। बंदूक सिंह ने कहा, भतीजे लोगों की पसंद में पसंद नहीं लिखी है। दिल्ली में रहना और हर बदलने वाली सरकार को आदाब बजाना। हर सरकार के नखरे अलग होते हैं, हर सरकार के तेवर अलग होते हैं। एक ऐसी भी सरकार आई थी जिसने कसम खाई थी कि पीने पिलाने के नाम पर पानी के अलावा कुछ और नहीं मिलने देगी। रात में जो कार्यक्रम स्थिर हुआ उसी के अनुसार चेत सिंह खुफिया पुलिस में हवलदार था और विशेषता ये थी कि उसका पुश्तैनी धंधा बागवानी था। प्रातः ठीक 10 बजे चेत सिंह जगेश चंद्र की कोठी पर पहुंचा। उसके साथ 10 व्यक्ति और थे। उनमें से 5 खुफिया पुलिस के सिपाही थे और 5 पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी थे। हाथ में थी एक गठरी, बागवानी के औजार और एक अनार का पौधा, जिसकी मिट्टी सहित जड़ की पिंडी पत्तों में लिपटी हुई थी। उस समय जगेश चंद्र कोठी के पिछले भाग के बरामदे में था। 10 आदमियों को उससे दूर खड़ा करके चेत सिंह अकेला ही कोठी के मालिक के साथ जगेश चंद्र के सामने आया। हाथ जोड़कर बोला, जयराम जी की मालिक। जगेश चंद्र ने चौंक कर उसे देखा। क्या है? आपकी खिदमत में हम 11 आए हैं पीडब्ल्यूडी से। किस लिए? हुक्म है जी कि हर कोठी में कम से कम 1 पेड़ ज़रूर लगाया जाए। भिन्ना कर जगेश चंद्र ने कहा, पेड़ क्या मेरे खोपड़े पर लगाओगे? जगह बना ही लेंगे मालिक। आप चाहे तो हमारे बड़े साहब को टेलीफोन करके मना कर दे। वैसे मालिक, अगर पेड़ लग जाए तो अच्छा रहे। अगली बेदाना अनार के ये पेड़ नई दिल्ली की बड़ी गवर्नमेंट ने खास काबुल से हवाई जहाज़ के ज़रिए मंगवाए हैं। तीसरे साल अनार लगने लगेंगे। दवाई की दवाई और फल तो है ही। तो इतनी बड़ी फौज एक पेड़ लगाने के लिए लाए हो? नहीं मालिक, पेड़ तो मैं खुद अकेला ही लगाऊंगा। बाहर के कोठी के पीछे के सभी लॉन में रेशम घास लगानी है। हम अनपढ़ लोग ही इसे रेशम घास कहते हैं। वैसे अंग्रेज़ी में बड़ा अजीब सा नाम है इस घास का। मैंने आंखों देखा है मालिक, लॉन में ये घास हो और 2 भैंसें पली हो। 3 से घास कटे, ऐसा लगता है जैसे लॉन में हरा गलीचा बिछा हो और जो घास कटे वो खिलाई जाए भैंसों को। मालिक, ये घास भैंसें ऐसे चाव से खाती है जैसे हलवा खा रही हो। बकवास बंद करो।
जगेश चंद्र ने चीख कर कहा। चेत सिंह ने इस बार नीची दृष्टि करके कहा, तो मेरे लिए क्या हुक्म है मालिक? भाड़ में पड़ो या भट्टी में, मेरे सामने से अपनी मनहूस सूरत ले जाओ। काम एक हफ्ते तो चलेगा ही मालिक। काम कोठी के मेन गेट की तरफ से शुरू करे या इधर से ही? मनफूल, उसने कोठी के मालिक को संबोधित किया। जी? इसे मेरी खोपड़ी चाटने के लिए क्यों ले आए? जो कुछ ये करे करने दो, हमें तो कोठी छोड़नी है। जी अच्छा, आओ भाई। जय राम जी की मालिक। परंतु उत्तर में कुछ कहने की बजाय जगेश चंद्र उठा और अंदर कोठी में चला गया। कुछ मिनट बाद वृक्षों के नीचे, यार चौधरी, चेत सिंह ने मनफूल को संबोधित किया। बोल, तेरा साहब तो बड़ा गर्म मिजाज है। तुझे साहब से रिश्तेदारी करनी है? अक्ल से तू भी पैदल है। अरे रिश्तेदारी करूँगा तो तुझसे, अपनी बिरादरी में। मैं कह रहा था, वो खेती बाड़ी के मंत्री हैं ना, अजीत प्रसाद, उनकी कोठी में जितने दिन काम लगाया 2 टाइम चाय मिलती थी। वहाँ पहुँचे तो काम बाद में पहले चाय पियो, फिर उधर तीसरे पहर 3 बजे और फिर चाय। सुसरी आदत ऐसी बन गई है कि बिना चाय के काम लगाने को ही जी नहीं चाहता। हाँ तो चौधरी, बोल, क्वार्टर में अकेला ही रहता है या चौधराइन भी है? क्यों, चौधराइन को लेकर भागेगा? चेत सिंह ने अपने दोनों कानों पर हाथ रखे। कौवे की तरह काव काव ही करता रहता है, जिससे अकल आए भी तो काव काव से डरकर भाग जाए। देखा नहीं तो क्या हुआ, चौधराइन मेरी बहन है। कुछ मतलब की बात तो बोल। नशे की बात है भाई, अब इसे मतलब की समझ या बिना मतलब की। चेत सिंह ने जेब से 5 का नोट निकाला और मनफूल की ओर बढ़ाते हुए कहा, तुझे और चौधराइन बहन को तकलीफ तो होगी। यानी 5 का नोट तो थाम। 5 के नोट मैंने बहुत देखे हैं, मतलब की बात बोल। कहा तो भाई, सामान मंगाकर 11 प्याली चाय बनवा दे। अरे 5 के नोट का क्या है? शाम को सरकारी नर्सरी में से एक पौधा उठाकर किसी लाला की कोठी में लगाकर जय राम जी की बोलेंगे तो 10 का नोट मिल जाएगा। 5 के नोट को जेब में रख, यानी चाय बन जाएगी। कहा ना, नोट को जेब में रख। अरे नहीं, सो तो लेना ही होगा, गरीब मार मैं नहीं करूँगा। क्या नाम है तेरा? चेत सिंह। क्या तू ही किसी लाला के घर में पौधा लगाना जानता है? सो बात नहीं, नीयत अच्छी हो तो भगवान बरकत देता है। लाख रुपए की बात है, 2 लाख रुपए की बात है कि अगर नोट जेब में रखेगा तो चाय बनाऊंगा, वरना। ले भाई। 5 का नोट जेब में रखकर चेत सिंह ने कहा, अब तो खुश? क्वार्टर के आगे नीम का पेड़ है, जब तक चाय बनेगी वहीं बैठेंगे। थोड़ी देर छाँव में बैठे रहो, चाय तैयार होगी, चाय पिएंगे, फिर काम शुरू करेंगे। मातहतों से चेत सिंह ने कहा। कैसे आश्चर्य की बात थी कि वर्तमान सिंचाई मंत्री ने उसी क्षण लिखित आज्ञा दे दी। साथ ही मंत्रालय के सचिव को बुलाकर उन दोनों का परिचय कराते हुए कहा, आप दोनों केंद्रीय खुफिया विभाग के ऑफिसर हैं और जगेश चंद्र के मामले की जांच करने आए हैं। आप लोग नियुक्ति रजिस्टर, ठेकेदारों के ठेके के विवरण संबंधी कागजात देखना चाहते हैं। वह सब तो देखेंगे ही, इसके अतिरिक्त जो भी जानकारी चाहे दे दी जाए। दूसरी ओर ऐसा लगा मानो सचिव को उनके काम में कोई विशेष रुचि न हो। उन्होंने अपनी स्टेनो को बुलाया और कहा, आप दोनों को रिकॉर्ड रूम में ले जाओ। आप बताएंगे कि कौन कौन से कागजात देखना चाहते हैं। वो कागजात रिकॉर्ड कीपर से कहना कि दिखा दे। स्टेनो का नाम था नीना। उसकी भड़कीले रंग की साड़ी, उसकी नपी तुली चाल, ऐसा लगता था मानो वो दफ्तर में नौकरी करने नहीं, फैशन परेड में भाग लेने आई हो। रिकॉर्ड रूम का रिकॉर्ड कीपर, नाम मलखान सिंह, आयु लगभग 35। सचमुच मलखान बनने के लिए उसने मात्र मूछे ही नहीं, गल मुच्छे रख रखे थे। ऐसा हेकड़ी बाज कि उसने तीनों में से किसी से बैठने के लिए भी नहीं कहा। नीना ने उनके आने का उद्देश्य बताया तो उसने बैठे बैठे ही कहा, आप लोग परसों आइए। क्या मतलब? चौंक कर बंदूक सिंह ने कहा, यानी मतलब भी नहीं समझते? नियुक्ति रजिस्टर, ठेकों के विवरण का रजिस्टर खोजने में टाइम लगेगा। परसों तक आपका काम हो जाएगा। जगन इत्मीनान से कुर्सी खींचकर बैठता हुआ बोला,
यानी आप ये काम परसों करना चाहते हैं? यूं ही समझ लीजिए। बेशक समझ लिया, एकदम समझ लिया। श्रीमती नीना जी। जी। आप इतनी दूर हमारे साथ चलकर आई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जा सकती है। आप वापस नहीं चलेंगे? यूँ वापस तो जाएंगे ही। सरकारी दफ्तर को सराय बनाने और उसमें रह सकने की तो सुविधा है नहीं, परंतु फिलहाल ज़रा श्री मलखान सिंह जी सत्संग करेंगे। बंदूक सिंह, बैठो भाई। नीना जी, अगर आप नहीं जा रही है तो आप भी बैठिए। कहीं और जाकर बैठिए, फिलहाल मुझे दूसरे ज़रूरी काम निपटाने हैं। बंदूक सिंह बैठ गया था। विवश सी नीना भी बैठ गई। मलखान सिंह जी, आप व्यर्थ ही मेरा और अपना समय गंवा रहे हैं। हम भी सरकारी नौकर हैं। सरकारी नौकर है तो मैं क्या करूं? आप तो कुछ करने के मूड में है ही नहीं। जो भी करना है हमें ही करना होगा। हाँ भाई बंदूक सिंह। जी साहब। सामने वाले के गलमुच्छे देख रहे हो? नकली नहीं है साहब, असली है। इससे कुश्ती लड़ सकोगे? बेचारा ये गलमुच्छों के रखने से कोई आल्हा-उदल या मलखान नहीं हो जाता। इसे एकदम सिर से ऊंचा उठा लूँगा और पटक दूंगा, गारंटी है। जितनी बार उठाकर पटकूंगा उतनी ही हड्डियाँ टूटेगी। ये बात जुदा है कि इसके और हिमायती लोग आ जाए। जगन ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। कहा, दरवाजे के अंदर कोई नहीं घुस पाएगा। इसे उठाकर 3 बार पटको। इसके बाद पाँव से जूता निकालना और 3 जूते गिनकर इसी खोपड़ी पर लगाना। रेडी? 1। बंदूक सिंह उठकर खड़ा हो गया था। प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, उठकर नीना ने कहा। और मलखान सिंह, उसका तो चेहरा ही एकाएक ऐसा हो गया था जैसे जूतों से पिटा हो। बंदूक सिंह ने मुड़कर नीना की ओर देखा और नीना जगन से कह रही थी, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मेरे साथ चलिए, सेक्रेटरी साहब को रिपोर्ट देंगे। अगर सेक्रेटरी को रिपोर्ट देनी है तो आप दीजिए। हम लोग अपने चीफ ऑफ स्टाफ के अलावा किसी और को रिपोर्ट नहीं दिया करते। बंदूक। जी साहब। उठा पटक और जूता कांड जल्दी खत्म करो। बंदूक सिंह बढ़ा। मलखान सिंह पीछे हटता हुआ घबराया सा बोला, रुकिए, जरा रुकिए, मैं अभी जो चाहेंगे हाजिर कर दूंगा। उत्तर दिया बंदूक सिंह ने। अब तक क्या नशे में बोल रहा था? गलमुच्छे, सुनिए, मेरी बात सुनिए। मुझसे ऐसा करने के लिए मैडम नीना ने कहा था। झूठ बोलते हो, नीना चीखी। मैं सच कह रहा हूँ, बच्चे की कसम खाता हूँ कि सच कह रहा हूँ। अच्छा, आप खुद ही सोचिए, सेक्रेटरी की आज्ञा पाकर मैडम नीना क्या कुछ मिनट के लिए आपसे अलग नहीं हुई? क्या मैडम आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता चलकर यहाँ नहीं पहुँची? ये झूठ बोलता है। कौन सच बोलता है, इसका निर्णय तो करना ही होगा। मिस्टर, हम बाहर जाते हैं। आप रिकॉर्ड रूम का ताला लगाकर हमारे साथ चलिए। शायद दोनों ने ही सोचा था कि वह दोनों उन्हें सेक्रेटरी के पास ले जाएंगे, परंतु तब वह दोनों ही चौंक पड़े जब उन्हें नए सिंचाई मंत्री के कार्यालय में ले जाया गया। माननीय, इन दोनों को हम पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। मुझे सूचना देने की ज़रूरत नहीं थी, मंत्रालय के सेक्रेटरी को तो सूचना है ही। उन्हें सूचना नहीं है। चौके मंत्री महोदय, वह उन लोगों के ही साथ तो थे? जी नहीं, वह हमें अपने कमरे तक साथ ले गए थे, फिर हमने स्टेनो श्रीमती नीना के साथ कर दिया। और आप है श्रीमती नीना और आप है श्री मलखान सिंह, रिकॉर्ड कीपर। मंत्री महोदय के आदेश पर उनके स्टेनो ने उन दोनों के नाम नोट कर दिए। जगन के आदेश पर मलखान सिंह ने रिकॉर्ड रूम की चाबी मंत्री महोदय को सौंप दी। जगन ने उनसे आग्रह किया, कम से कम आज आप चाबी को अपने पास रखें। हम रिकॉर्ड रूम सील करें यह ठीक नहीं रहेगा। केवल आज रिकॉर्ड रूम बंद रहे, इतना ही काफ़ी है। मंत्री महोदय ने चाबी रख ली। साथ ही उन सभी के सामने मंत्रालय के सेक्रेटरी को कारण बताओ नोटिस लिखाया, जबकि मैंने आपको यह आदेश दिया था कि आप स्वयं केंद्रीय खुफिया विभाग के व्यक्तियों की जांच पड़ताल में सहायता करें। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? इसके बाद उन दोनों को कार में बैठाकर वह स्थानीय सीआईडी के पूछताछ कक्ष में ले गए। पहले नीना को कक्ष से बाहर भेज दिया गया। उसे जहां ले जाकर बैठाया गया वहां से सीआईडी की 3 हवालात सामने दिखाई पड़ रही थी, मर्दाना हवालात, जनाना हवालात और विशेष हवालात। पूछताछ कक्ष में मलखान सिंह से पूछताछ जारी थी
वो बेचारा यहाँ भी वही बात कह रहा था। मैं भगवान की सौगंध लेकर कहता हूँ, मैडम नीना ने ही मुझे इस प्रकार की मौखिक आदेश भिजवाया था। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैडम का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं था, परंतु मेरा स्वार्थ था। मुझे दिवाली के बाद अपनी लड़की की शादी करनी है। मैंने प्रोविडेंट फंड से कर्ज के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। सेक्रेटरी साहब मैडम को बहुत मानते हैं। बस यही स्वार्थ था कि मैडम चाहे तो कर्ज की मंजूरी जल्दी दिला सकती है। जल्दी कर्ज मिलने से विवाह की तैयारी ठीक से हो जाएगी। मिस्टर जी, अगर आपकी बात सच हुई तो आपको कर्ज भी जल्दी मिल जाएगा और लड़की की शादी भी ढंग से हो जाएगी। खैर, फिलहाल कुछ देर सोच लीजिए। मैं भगवान की सौगंध लेता हूँ। मैं भी भगवान की सौगंध लेता हूँ कि सच्चाई मैं जान ही लूँगा। बंदूक सिंह, इन्हें बाहर बैठा दो, मैडम को लाओ। मलखान सिंह को वहीं ले जाकर बैठाया जहाँ नीना बैठी थी, और नीना को साथ लेकर जब बंदूक सिंह लौटा तो जगन इत्मीनान से बैठा सिगरेट फूंक रहा था। अरे, जगन ने नया नाटक आरंभ किया। तुमसे कहा था कि इन्हें लॉकअप में बंद करा दो। साबित हो गया कि ये झूठ बोल रही है। बेकार झिकझिक करने से क्या फ़ायदा। मैं सिरदर्द मोल नहीं लूँगा। ले जाओ और बंद कर दो। प्लीज़ सर की ऐसी तैसी। ये महिला है तो मेरी खोपड़ी पर बैठकर तबला बजाएगी? नहीं मैडम, आप वहाँ उस कुर्सी पर बैठिए। देख ही रही है कि बड़े साहब का पारा 7वें आसमान पर है। मैं आपके हक में जितना कर सकता था कर चुका। अब आप। बैठती हुई वह बोली, मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। सुनिए सर। सुन रहा हूँ। इतना कह देने से बात नहीं बनेगी। गड़बड़ी की बात स्वीकार कर ली। सवाल ये है कि गड़बड़ी की क्यों? नीना ने दृष्टि उठाई और फिर झुका ली। तनिक हिचकते से स्वर में कहा, जगेश चंद्र के कारण। परंतु जगेश चंद्र तो अब तुम्हारे मंत्री नहीं हैं। उन्होंने मुझ पर एक एहसान किया था। मेरे भाई को, जो 4 वर्षों से बेकार था, वन मंत्री से कहकर नौकरी दिलवाई थी। मैडम, मैं आपको अदालत में बयान देने के लिए बाध्य नहीं करूँगा। केवल अपने सुबीते के लिए सच्चाई जानना चाहता हूँ। जगेश चंद्र किसी पर बिना मुआवजा लिए एहसान नहीं करते। और उत्तर देने की बजाय नीना ने अपना मुंह दोनों हाथों से छुपा लिया। धन्यवाद मैडम, आज आप दफ्तर नहीं जाएंगी। बंदूक? यस सर। इन्हें और मूछ मारका मलखान सिंह को कार से इन लोगों के आवास तक पहुंचाओ। वह उठी, उसकी आंखें डबडबाई हुई थी। जगन के निकट आकर वह बोली, मजबूरी में इंसान जाने क्या क्या करता है। मेरी इज्जत आपके हाथ है। अगर आप हम लोगों से सच्चाई नहीं छुपाएंगी तो समझ लीजिए कि आपकी इज्जत सुरक्षित है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नमस्ते।